वेलकम विवेक थैंक यू। जी। दुबई का इस वक्त काफी बज है मार्केट में, क्या रीजन है? दुबई में बहुत सारी चीज़ें हैं। आई मैक क्या है ये? दुबई अमीर लोगों के लिए ही है। कंपेयर करना होता है कि हमारे पास है क्या और हमें मिलने क्या जा रहा अगर कोई दुबई में इन्वेस्टमेंट करता है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? है। दुबई से आप निकल ही ना पाओ या दुबई में फिर आ ना पाओ, दो ही सिनेरियो होंगे। ठीक है। हाँ जी दर्शकों, तो आज हमारे साथ हैं विवेक त्रिपाठी। लास्ट पॉडकास्ट हमने इनके साथ किया था राजनीति पे, बट आज हम बात करेंगे दुबई मार्केट के बारे में, रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, क्योंकि ये दुबई में बसे हुए हैं और वहाँ इनके काफ़ी अच्छे जो नामी ग्रामी बिल्डर्स हैं उनके साथ इनके रिलेशंस हैं और ये दुबई में रियल एस्टेट का काम बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और आज हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली दुबई के बारे में जानने के लिए, क्योंकि कनाडा में भी इस वक्त काफ़ी शोर मच रहा है दुबई मार्केट को लेके। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मोर इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के लिए ली जाए और अपनी भी नॉलेज के लिए जाना जाए कि दुबई में इस वक्त क्या हो रहा है। वेलकम विवेक जी, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू हाँ थैंक जी, यू सो मच। तो जैसे हमारी बातें हुई हैं कि भी दुबई का इस वक्त काफ़ी बज है मार्केट में, क्या रीज़न है इसके पीछे पीछे? थैंक यू विक्रम जी, पहले तो इनवाइट करने के लिए और थैंक डिस्कस यू, करने थैंक्स के फॉर लिए। कमिंग। तो दुबई जब हम लास्ट ईयर यहाँ पे पिच करते थे तो लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन लास्ट 1 ईयर में जिस तरीके से कैनेडियन मार्केट नीचे जा रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अदरवाइज इंडस्ट्री बिलीव कर रहे हैं बहुत सारे रियल्टर्स। तो एक ऑप्शन दुबई का आया मार्केट में जो सबको अट्रैक्टिव है, क्योंकि दुबई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देती हैं। जैसे इन्वेस्टर के लिए आपका आ जाएगा कि 10% तक का रेंटल ROI आ जाता है। अच्छा। और अगर रियल्टर्स की बात करें तो उनको कमीशन जल्दी रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें जो अट्रैक्टिव हैं, तो उसकी वजह से दुबई में थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का आ रहा है तो अभी। इट मीन्स हम अगर बात करें तो ये मान सकते हैं कि भी रियल एस्टेट के मार्केट से जुड़े हुए, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर एज ए रियल्टर हैं, यस तो वो सबके लिए ही दुबई जो है वो लुक्रेटिव है। यस और जो दूसरी चीजें हैं, चलो वर्ल्ड क्लास सिटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी, वो फाइनेंशियल मतलब पेपर रेगुलेशन, वो सारी चीजें एक अलग चीज है। बट दुबई आप मतलब रिकमेंड करते हो कि आज हमको कनाडा में बैठ के दुबई की मार्केट को देखना चाहिए, उसको और स्टडी करना चाहिए, उस मार्केट को डिग करना चाहिए, और अगर हम उसमें टाइम स्पेंड करें तो वी कैन गेट सम गुड बेनिफिट्स आउट ऑफ इट? जैसे हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लास्ट 3 इयर्स में कोई ग्रोथ नहीं हुई है, इनफैक्ट मार्केट नीचे आया है। लेकिन अगर दुबई का मार्केट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% अप गया है। तो पहली बात तो ये है कि हर इन्वेस्टर चाहता है कि जहां भी वो इन्वेस्ट करे वहां उसको ग्रोथ मिले, ठीक है। जो दुबई में अभी मिल रही है। सेकंड होता है रेंटल इनकम, जो दुबई में इफ यू कंपेयर विद एनी कंट्री, कहीं भी इतना रेंटल इनकम नहीं है जितना दुबई में है। जैसे हम ठीक है। कनाडा मार्केट से कंपेयर करें तो 2 to 3% नेट आता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। लेकिन अगर दुबई में देखें तो मिनिमम 6% आ जाता है, गोज अप टू 10%। तो उस तरीके की रेंटल इनकम के साथ इवन अगर आपका अप्रिसिएशन भी नहीं होता है, देन यू आर बीटिंग द इन्फ्लेशन, है ना। नहीं, तो आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लाइक आप जानते हो जिसमें 10% नेट रेंटल इनकम आ सकती है? यस, एक डेवलपर है डुकास्टा, अच्छा। जिसको हम ज्यादा पिच कर रहे हैं, तो उसमें पोटेंशियल है कि आपको 10% नेट नहीं, इनकम पोटेंशियल है या देते हैं? देते हैं। टेन अच्छा। परसेंट रेंटल इनकम रहता है 10 ईयर्स के लिए। ठीक है। तो उसमें वो चीज़ की जा सकती ठीक है, है। तो 10% नेट रेंटल इनकम जो है, यस मतलब उसमें कोई यस खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, बंदा उसको 10% जेब में डाल के जा सकता है। यस, नो मेंटेनेंस, नो प्रॉपर्टी कुछ भी मैनेजमेंट, नहीं, नथिंग। मतलब फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने, जनरली बात करते हैं, $500,000 इन्वेस्ट किए तो $50,000 उसको नेट उसकी जेब में जाएंगे। हाँ, 50,000 एवरी ईयर आएंगे, 4 चेक में पेएबल होता है। ठीक है। दुबई का स्टैंडर्ड यही है। ओके। तो वो 4 चेक आपको मिलेंगे 1 ईयर के, और वो आपको ठीक है, जहाँ 4 में जहाँ 2 में, जैसे 4 में 4 में, स्टैंडर्ड अच्छा 4 है। स्टैंडर्ड 4 है, हाँ। ठीक है। और बेनिफिट्स क्या हैं दुबई मार्केट में इन्वेस्ट करने के? जैसे मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा था, तो एक तो उनका अप्रिसिएशन है, प्लस रेंटल इनकम अच्छा है। ठीक है। थर्ड इम्पोर्टेंट जो चीज़ लगती है मुझे, वो है कि आपका टैक्स फ्री इनकम है। जैसे टैक्स यहाँ पे फ्री। कैपिटल गेन ठीक है, है। वहाँ पे टैक्स फ्री है। बेसिकली आपका अप्रिसिएशन, आपका रेंटल इनकम, सब कुछ। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है। कैपिटल गेन भी नहीं है। ठीक है, और जो आप पेपर कोई राइट करते हो, तो मतलब ये नहीं कि कोई पेपर लैंड। की वैल्यू है वहाँ पे। जैसे दुबई लैंड डिपार्टमेंट में आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी, ठीक जैसे है। यहाँ पे लैंड एंड टेनेंट बोर्ड है, LTB, ठीक है। वहाँ भी है। ठीक वहाँ है। विद इन अ मंथ आपको वेकेट करना होगा यूनिट, आपका जो भी ड्यूज है वो क्लियर करने होंगे। ऐसा ठीक नहीं है। है जो हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं 9 9 महीने तक। और अगर हम रियल्टर की बात करें तो रियल्टर का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि ट्रांजेक्शन होना चाहिए, जो अभी दुबई में हो रहा है। दूसरा ये होता है कि कमीशन मिलना चाहिए उसको, जो उसको 3 4 साल वेट करना होता है यहाँ पे।
तो उस केस में वहाँ 30 to 60 डेज में आपका कमीशन रिलीज हो जाता है। और कितना कमीशन मिल सकता है, मतलब कमीशन वहाँ पे वेरी करता है, मिनिमम 5 से लेके 10-12 तक भी जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो कमीशन भी अच्छा है तो स्ट्रक्चर। अच्छा कमीशन है। तो इट मींस अगर हम बात करें तो बेटर कैश फ्लो के लिए जो दुबई का मार्केट है इस वक्त वो अच्छा है, क्योंकि कनेडियंस चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं चाहे वो रियल्टर्स हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर कैश फ्लोज, बिकॉज माल बेचा हुआ है आपने, बिल्डर आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपका कैश फ्लो स्क्रूड है। अगर नया माल भी बेच रहे हो तो उसमें भी आपको अगर 1% 30 डेज में पहले तो देते नहीं, अगर कोई बिल्डर देगा भी तो एक दिन 30 दिन में 1% दे भी दिया तो भी उससे आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ टिकट साइज छोटा है, ठीक है, ऑलमोस्ट हम बोल रहे हैं कि 1/3 ऑफ कैनेडियन प्राइस के 1/2, दुबई का 1/3 के आसपास है। 1/3 तो के एवरेज आसपास, आप करीब $500 पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलो, ठीक है। जो आपको अच्छी लोकेशन तो में डाउनटाउन से अगर कंपेयर करें तो 500 था, अपना better, 500 1/3 हो गया हाँ, basically। 1/3 हो गया, ठीक है। तो इट मींस बेटर कैश फ्लो के लिए और कमीशन ज़्यादा है आपके, और इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न अच्छी है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है कि दुबई आज की डेट में अच्छा है। ऑब्वियसली अगर हम देखें कैनेडियन मार्केट जहां 2014 में था, आज की डेट में दुबई वहां पे खड़ा है। अच्छा, क्यों? रीजन नंबर 1 ये होता है प्राइस टू इनकम रेशियो। आपकी अगर इनकम ही नहीं है तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ठीक अभी है, दुबई का जो प्राइस टू इनकम रेशियो है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है, और कैनेडियन मार्केट का 14 14 टाइम्स तो है। तो मतलब ये 2014 का मार्केट जो कनाडा का था वो बेसिकली अभी दुबई का मार्केट है। प्लस क्या है कि जो नंबर ऑफ टूरिस्ट आते हैं दैट इज ऑलमोस्ट 18 मिलियन। दुबई की पॉपुलेशन है 3.5 मिलियन, तो ऑलमोस्ट 5x टूरिस्ट अगर आ रहे हैं तो उसकी वजह से रेंटल इनकम तो हमेशा रहने ही वाली है वहाँ ठीक पे। है, और जो जो आसपास की कंट्रीज हैं उसके लिए वो हब है बेसिकली, एविएशन हब और जो भी ट्रेडिंग हब कुछ भी बोलो तो वो दुबई ही है आज की डेट में। ओके, और जो इनफैक्ट आईएमईसी कॉरिडोर बन रहा है, हाँ, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, दैट इज ठीक है, आल्सो गोइंग थ्रू दुबई। तो ओके। उसकी वजह से कि ग्रोथ पोटेंशियल दुबई का और भी ज्यादा नहीं, होने जो वाला है। आई मैक है इसके थोड़ा डिटेल में बताएं कि आई मैक क्या है, ये मतलब कहाँ से क्या चलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि आई मैक का क्या चीज है। ये बेसिकली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है। ओके, सो दैट विल बी यूज्ड प्राइमरली फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। जैसे ओके, 2-3 रूट होते हैं अलग अलग, जैसे यहाँ से ये सुएज कैनाल से है। नहीं ठीक है, इसमें एयरबेस से होगा, ये अपना रोड से होगा, रेल से होगा, क्या होगा इसमें? इस पे मिक्स्ड होगा। जैसे इंडिया से लेके दुबई तक आपका सीवेज होगा, फिर आपका मतलब अंडर वाटर टनल बनेंगे? अंडर वाटर तो नहीं होगा, अभी तो शिप के थ्रू ही होगा। बाद में उनका फ्यूचर में प्लान है कि वो मुंबई को फुजैरा से कनेक्ट करेंगे हाँ, बाय अंडर वाटर टनल, है ना। उसमें ठीक है, ट्रेन भी होगा आपका और कार्गो वगैरह भी, वो सब चीजें, ठीक बट है। उसमें टाइम ये लगेगा। 5 से 7 साल का मान के उसमें चले टाइम हम। लगेगा, बट अभी के लिए ये ट्रेडिंग हब है बेसिकली। जेबल अली पोर्ट है जो वहाँ पे, वो ठीक है, ट्रेडिंग हब हो जाएगा उस पूरे रीजन के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए। ओके, तो आप सोचो किस तरीके की वहाँ पे ग्रोथ आने वाली है ना। तो इसके लिए पोटेंशियल दुबई का बहुत ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें किसी भी कंट्री एक से। आपने जो 4.5 टाइम ऑफ इनकम, उसको थोड़ा सा नंबर्स में बताएं, कई बार लोगों को समझ नहीं आती कि उसका मतलब क्या है। कि उसका मतलब यह है कि अगर आप दुबई में $1 लाख कमाते हो तो वहाँ 4 टाइम या 4.5 टाइम्स, मतलब वहाँ प्रॉपर्टी की कीमत 4 लाख या $4.5 लाख होगी, 400,000 या 450,000। वही अगर आप $1 लाख कनाडा में कमाते हो तो प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 1.3 मिलियन होगी। यस, यही इसका मतलब है ना? ये बेसिकली एवरेज प्राइस हो जाती है। जैसे कनाडा की 14 टाइम्स है, तो अभी अगर हम कनाडा की एवरेज प्राइस देखें तो 600K के आसपास है। ठीक और है, इनकम अगर देखें तो 40-45 के आसपास ठीक है। एवरेज नहीं वो तो इनकम चलो, है। मैंने वैसे तो 100,000 का नंबर पकड़ लिया टू मेक कैलकुलेशन यस इजियर। यस जो एवरेज इनकम है उसका मल्टीप्लायर कनाडा में 14 टाइम है, वही दुबई में 4 से 4.5 टाइम है। यस यस। एंड ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि दुबई में जो बायर है वो मेजोरिटी ऑफ द बायर कैश बायर है। उनके पास पैसा है, वो पूरा पैसा देके वो ठीक है, मॉर्गेज के लिए जाते ही नहीं है, ओके, है ना। बट कैनेडियन जो बायर है या जो भी है मेजोरिटी बायर, वो बेसिकली मॉर्गेज के थ्रू जाता है। तो जब इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आता है वो ज्यादा यहाँ के मार्केट पे आता है, ओके, जो अभी सस्टेन करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नीचे आने वाला है। वो टाइम अभी खत्म हो चुका है, जो लो इंटरेस्ट रेजिम था वो खत्म हो चुका है। दुबई में इनफैक्ट उल्टा है कि कैश बायर है, प्लस अगर कोई जैसे फॉरेन बायर भी है, ही कैन ऑल्सो गेट मॉर्गेज अप टू 60%। अच्छा, तो मान के चलो अगर कोई बंदा 100 के हिसाब से इजीली कैलकुलेशन है कि 100 की चीज लेता, 40 उसने जेब से डाले, 60 उसने बैंक से ले लिए, यस तो 60% पे उसने
इंटरेस्ट देना है। Yes. और मॉर्गेज जो है वो 25 साल की 30 साल की कितने की मिलेगी उसको? 25 की आप चलो स्टैंडर्ड 25 की मान के चले। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी क्या चल रहा है? 4.5 से 5% के बीच में ओके, चल रहा है। 4.5 to 5 चल रहा है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कनाडा में 5 साल बाद मॉर्गेज रिन्यू होती है, वहां टर्म जो है वो पूरी टर्म की 25 साल की मिलेगी आपको, या एवरी 5 ईयर रिन्यूएबल टर्म मिलेगी, क्या मिलेगा? दोनों ऑप्शन रहते हैं। मोस्ट ऑफ द मॉर्गेज वेरिएबल होती हैं ठीक वहाँ है। पे, जैसे इंडिया को फॉलो करते हैं तो ठीक है। वेरिएबल होता है, फिक्स होता है तो वो हाईयर इंटरेस्ट रेट पे चला नहीं, जाता है। वेरिएबल है Yes. पर जब फिक्स्ड है, मतलब टर्म क्या होगी उसकी? टर्म 25 ही होगी। अच्छा, तो जो भी रेट अगर फिक्स का हो गया तो वो 25 साल के लिए फिक्स हो गया फिर वो आपका, चलेगा आपका। जैसे यूएस का है उसी तरह से। अदरवाइज मेजोरिटी वहाँ पे वेरिएबल ही चलता है कि जो रेट है वो वेरी करता रहता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है, अगर मैं अगले 5 साल 10 साल के लिए प्रेडिक्शन करूं, तो मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा वहाँ ऊपर जाने वाले हैं, पहली चीज। और अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ अमेरिका से, तो यहाँ नीचे आने वाले हैं। तो वो सस्टेन करने वाला है। इनफैक्ट 1% नीचे आ सकता है, बट बहुत ज्यादा अभी ड्रास्टिक वहाँ चेंजेस हो नहीं सकते। ठीक है। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि वहां पे कैश बायर ज्यादा आता है, Yes. तो इसीलिए जो वहां की मार्केट है वो स्टेबल है, बिकॉज पीपल, जो लोग हैं वो लेवरेज को कम यूज करते हैं। तो जब कीमतें कम भी होती हैं तो 100 में से अगर 100 ही उसका खुद का है, अगर 20 कम भी हो गए उसके, ठीक है ना, तो 80 फिर भी पड़े हैं। बट वही अगर आपने लेवरेज पे लिया 20 डाल के, 100 की चीज लिए 20 कम हो गए, तो आप तो जीरो हो गए। तो उस चीज में ज्यादा नेगेटिविटी आती है, पैनिक ज्यादा आता है मार्केट में। तो दैट्स द ब्यूटी, इसलिए वहां की मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती। बट हालांकि पीछे तो काफी डूबी रही है मार्केट वहां की तो। हाँ, जैसे हम 2008 से लेके 12 तक की बात करें तो मार्केट नीचे आई थी, करेक्शन हुआ था। फिर वहां पे भी एक्चुअली पहले रेरा नहीं था, ठीक है। पहले रेगुलेशंस नहीं थे उतने ज्यादा। ओके। और एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगी थी हर जगह से। गवर्नमेंट उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि 2008 के आसपास ही फार्म जो मेरा आया, बुर्ज खलीफा आया, तो बहुत सारा इन्फ्लक्स हुआ मनी का वहां पे। अच्छा। जिसका क्या है कि एडवांटेज डेवलपर ने भी लिया, इन्वेस्टर ने भी लिया, फ्लिप करने लगे। तो इंडिया की तरह थी बेसिकली चीजें। ओके। बट उन्होंने फिर जब स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लेके आया, और 14 से 17 का अगर आप टाइम देखेंगे तो मार्केट स्टेबल थी, ग्रोथ स्टेबल ही नहीं थी। हुई, ओके। क्योंकि सब चीजें इंप्लीमेंट हो रही थी धीरे धीरे। लेकिन अगर 17 से आप देखेंगे तो ग्रोथ अच्छे से हो रही है। एवरेज 5 to 10% ईयर ओवर ईयर हो रही है। ठीक है। एंड जो भी कैश बायर वहां पे आते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि जैसे लेवरेज की आपने बात की, वो तो वो यूज ही नहीं करते। बट इम्पोर्टेंट फीचर जो आ जाता है कि वहां पे रेंटल इनकम इतनी ज्यादा है कि इवन अगर अप्रिसिएशन नहीं भी हो रहा है, जो नहीं होता है ऐसा किसी भी मार्केट में, फिर भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। ठीक है। और वो टूरिज्म की वजह से है। टूरिज्म, तो वो किसी इसलिए भी कंट्री में वहाँ नहीं है। मतलब शॉर्ट टर्म रेंटल जो है Yes. उसकी बड़ी डिमांड रहती है। और दूसरा, नेचुरली डिमांड एंड सप्लाई की भी बात होती है, क्योंकि छोटा है दुबई, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लैंड वाइज। और दूसरा, सप्लाई उन्होंने कंट्रोल करके रखनी है, ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आने नहीं देनी, तो उससे भी जो कीमतें हैं वो आपकी स्टेबल रहती हैं। और डिमांड की वजह से, रेंटल डिमांड की वजह से भी स्टेबल रहती हैं। और आज की डेट में अगर हम माने तो दुनिया में जैसे आप बता रहे थे 500 फॉर्चून कितनी, क्या यस, वो अगर हम कितनी कंपनीज आई? जैसे अगर हाँ। हम देखो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड ठीक क्लास है। इवेंट्स होते हैं। फिर अगर हम सेफ्टी इंडेक्स में बात करें तो फिनलैंड ही ऊपर है, सेकंड नंबर पे दुबई है। ठीक है। क्राइम बिल्कुल है नहीं आपका। ओके। मिलेनियर माइग्रेशन देखें तो सबसे ज्यादा दुबई में मूव कर रहे हैं मिलेनियर्स, है ना, चाहे वो कहीं से भी हो। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें। और फिर इम्पोर्टेंट आ जाता है S&P 500 के, उसमें से भी 150 से 200 कंपनीज अपने हेडक्वार्टर वहां पे मूव कर चुके हैं। ओके। तो उस तरीके का ग्रोथ जो हो रहा है हर सेगमेंट से, हर तरीके से, वो कहीं पॉसिबल नहीं है। पर इन सारी बातों से ये नहीं लगता कि भी दुबई अमीर लोगों के लिए ही है भी? जो जो बंदे, चलो अमीर की चलो डेफिनेशन नहीं होती, बट जो लोग वेल्थी लोग हैं उनके लिए दुबई है। बट जो लोग, जिसके पास कनाडा में $500,000 भी है, तो क्या उसके लिए भी दुबई है? दुबई बेसिकली बना था अमीर लोगों के लिए स्टार्टिंग ठीक है। में, क्योंकि जो रूलर हैं उनका यही था कि आई हैव टू हैव बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन दुबई। ओके। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट कौन अफोर्ड कर सकता है? जो अमीर होंगे, ठीक है। सही है। तो अभी भी विजन है, उसी हिसाब से चीजें भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। बट क्या है कि ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों के लिए या जो मिडिल क्लास है उनके लिए नहीं है। अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी हैं, क्योंकि जो अपनी कंट्री में जो वो कमाते हैं उसका 4 to 5x वो दुबई में कमा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल अमीर लोग ही रहेंगे।
ऑब्वियसली सब लोग रहते हैं वहाँ पे, सब लोग अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, सबके लिए पोटेंशियल है वहाँ ग्रोथ का, और सबके लिए और अपॉर्चुनिटी। वैसे अगर हम कनाडा के हिसाब से भी देखें, फॉर एग्जांपल ये मान लें कि कोई बंदा $1 लाख कनाडा में कमाता है, 40% उसका टैक्स में CPP या ये सारी चीजों में निकल गया, तो मेरे हिसाब से 60,000 उसके हाथ में आया, इंश्योरेंस भी निकल गए, ठीक है ना, 60,000। उसके बाद 60,000 भी जब उसने स्पेंड करने जाना है तो उस पर भी टैक्स देना है उसने, ठीक है। तो वही अगर दुबई में हम ये मान के चलें कि दुबई में कोई बंदा 50,000 ही कमाता है, तो वो बेसिकली उसकी अर्निंग तो सेम होगी, वहां टैक्स कोई नहीं देना आपने, सेल टैक्स कोई नहीं, वैट अभी आया है बट फिर भी काफी कम है, 5% है या 13% है, तो मतलब वो खर्चे, फिर अपना गैस पे आपने कोई टैक्स नहीं देना। तो अगर आप वहां कम भी कमाते हो बट अगर आप एक्चुअल देखें आपके हैंड में क्या आता है, तो आप बराबर ही हो। बराबर नहीं, इनफैक्ट ज्यादा ही मिल जाता है वहाँ पे, और आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाती है, क्योंकि अगर चीजों, रेंटल सबसे ज्यादा महंगा है वहाँ पे, है ना, एकोमोडेशन सबसे महंगी है, बट अगर इंश्योरेंस की बात करें, कार इंश्योरेंस जो हम लोग यहाँ $400-500 देते हैं, वो दुबई में है ही नहीं उतना। ओके। हेल्थ इंश्योरेंस आपका इजीली मिल जाता है, ठीक है। हेल्थ जो सेक्टर है वो काफी बेटर है यहाँ से, जैसे हमें यहाँ पे वेट करना होता है, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर है। सही है। तो अगर ओवरऑल आप देखें क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब हम उस नहीं, पे पर पहुंच जाते उसमें हैं, आप सारी चीजें ठीक है, पर दुबई में फ्लड बड़ा लाइक हैवी फ्लड आया था, गाड़ियां बह गई थी, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कहीं दुबई के इमेज को उससे धक्का नहीं लगा? नेचुरल कैलेमिटी दुनिया में कहीं भी आ सकती है, ठीक जैसे है। यूएस में भी आती है, इंडिया में भी आती है, कहीं भी आ सकती है, बट ये है कि आप कैसे एक्ट करते हो उसको, और आगे वो रिपीट ना हो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेते हो। ठीक है। जैसे इमीडिएटली वहाँ के रूलर ने क्या किया है कि 80 मिलियन फंड क्रिएट किया कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे, सही है। जो डेजर्ट में किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतनी बारिश होगी। अब जब हो रही है तो फिर उसका उन्होंने क्योर भी कर दिया, जो भी है उसका सॉल्यूशन भी ठीक है, निकाल तो दिया मतलब एक्ट जो है वो बड़ी जल्दी बहुत होता है, जल्दी। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी साथ के साथ देते हैं वो। तुरंत। तो जैसे आप नंबर 1 की बात कर रहे थे, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि दुबई में नंबर 1 है, जहां आने वाले टाइम में नंबर 1 होंगी? जैसे अगर हम एयरवेज की बात करें तो सबसे बड़ा एविएशन हब है पूरे रीजन के लिए। ठीक है। इनफैक्ट आज की डेट में अगर बात करें तो जो अल मख्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट में से आने वाला है। तो एयरवेज हो गया, फिर आपका अगर हम इसकी ट्रेडिंग रूट की बात करें, जो जेबल अली पोर्ट बनने वाला है, तो शिपिंग रूट बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वहां से होती है, क्योंकि अफ्रीका भी पास है, एशिया भी पास है, यूरोप भी पास है, तीनों जगह पास है। तो फिर अगर जो आप जैसे जो भी इन्होंने पाम जुमेरा बनाया, बुर्ज खलीफा बनाया, वैसा कोई भी कंट्री सोच ही नहीं सकता कि इस तरीके की चीजें वो बना भी सकता है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने ग्रोथ या डेवलपमेंट किया है वो कहीं भी किसी कंट्री में पॉसिबल है ही नहीं सकता। तो वो नंबर 1 इसीलिए बनाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्वालिटी, मतलब उस चीजों का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई रखते हैं कि भाई उनको, जो पैसे वाले लोग हैं उनको कोई और डेस्टिनेशन इससे अच्छा ना लगे। बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी ये सारी चीजें जो हैं वो तो रूल्स रेगुलेशन, पेपर पे जो आप लिखते हो उसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ तो मतलब ऐसे हालात हैं कि आप एग्रीमेंट लिख ले, उस एग्रीमेंट को बाइंडिंग करवाने के लिए लॉयर ही खा जाते हैं, ईमेल में ही आपसे लाखों डॉलर ऐंठ लेते हैं। सही बात है। मतलब ये हालात हैं। तो बिजनेसमैन है जो, उसको चाहिए मन की शांति, वो बिजनेस पे ध्यान लगाए, ना कि कोई डॉक्यूमेंट लिखा है उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए उसको चक्कर लगाने पड़े। जहां अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टर हो, डेवलपर हो, आपको जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके चक्कर लगाने पड़े। वहां पे जैसे मैंने सुना है कि भी 24/7 काम होता है। यस, अगर आपको रजिस्ट्री रात में भी करानी है तो रात में भी हो जाएगी, कार का ट्रांसफर अगर रात में भी करना है तो 12 बजे भी आप कर सकते हो ऑनलाइन। तो उस तरीके का सिस्टम किसी भी कंट्री में नहीं है जो इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। और दूसरा एक चीज बताओ, जैसे दुबई का मार्केट है, ये ठीक है कि अभी बूम कर रहा है, आपको क्या लगता है कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है या लॉन्ग टर्म फिनोमेना? कोई बंदा आज दुबई की मार्केट में जाता है एज ए रियल्टर जाता है या एज ए इन्वेस्टर जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि साल 2 साल के लिए जाए फिर वहां से भागना पड़े, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मार्केट है ये स्टे करेगी, लॉन्ग टर्म है, पीपल शुड थिंक अबाउट इट, क्या सोचते हो आप? देखो, हमें कंपेयर करना होता है कि हमारे पास है क्या और हमें मिलने क्या जा रहा है। ठीक है। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास कैनेडियन मार्केट है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। मिलने क्या जा रहा है दुबई, जो अगले 1-2 साल तो बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है, और आगे भी वो सस्टेन करेगा, क्योंकि उसके पीछे जो फंडामेंटल हैं, ट्रेडिंग हब वाले, फिर आपका जो पोर्ट वाला, फिर IMEC कॉरिडोर वाला,
फिर आपका एतिहाद रेल जो कनेक्ट करने वाला है, फिर इंडिया की ग्रोथ हो रही है जो पास में है, सबसे बड़ा कंट्री, ऑलमोस्ट 30% इंडियंस वहाँ पे हैं, ठीक है। तो बाकी दुनिया में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ के लोग मूव होके दुबई चले जाते हैं अपना पैसा लेके, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा पैसा यहाँ पे सेफ है, मैं बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ रह सकता हूँ यहाँ पे। कहीं लोकेशन भी मैटर करती है कि भी दुबई की जो लोकेशन है वो सेंट्रली लोकेटेड है, आप कहीं भी 5-6 घंटे में मतलब ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कवर कर लेते हो। देखो लोकेशन तो और भी कंट्रीज की है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं रूलर की पॉलिसीज, ठीक है। किसी कंट्री की पॉलिसीज, वो पॉलिसीज की वजह से ग्रोथ होती है, उसी की वजह से लोग आते हैं, उसी की वजह से रहते हैं, है ना। तो दुबई में ये जो है इनका हर तरीके का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ, एनवायरनमेंट देना, आप मैं फील नहीं करता हूँ, मैं सेफ फील करता हूँ दुबई में। इनफैक्ट मुझे ये नहीं लगता है कि मैं कहीं ऐसी जगह रह रहा हूँ जो मेरा घर नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैं कल नंबर्स देख रहा था सेफ्टी इंडेक्स में ही, राइट, कनाडा का जो नंबर है वो 50 समथिंग पे आता है, जो हम सेफ्टी नंबियो करके एक वेबसाइट है उस पे चेक करो, और दुबई का जो नंबर है, दुबई का सेफ्टी में नंबर जो है वो 2-3 नंबर पे आता है। सेकंड। हाँ, तो वो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बंदे के पास किसी कोई वेल्थी है, पैसा है, उसके बाद उसको क्या चाहिए? सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये चीजें चाहिए ना उसको। इवन सेफ्टी सिक्योरिटी तो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है हर किसी का, इवन जो गरीब आदमी भी है नहीं उसके चलो, लिए भी मैं है। ये बोलता हूँ, देखो कई बार क्या होता है, आपके पास पैसा नहीं, आप जिंदगी दाव पे भी लगाते हो पैसा कमाने के लिए, पर जब पैसा कमा लिया फिर जिंदगी ही नहीं बची किसी भी रीजन से, जहाँ तो आप जब पीस ऑफ माइंड ही नहीं, फिर बंदा सोचता है इस पैसे का क्या करना है सही मैं, बात कि नहीं। और एक चीज और बताएं कि मान के चलो, देखो हमको ज्यादा कैनेडियन इन्वेस्टर्स हैं, वही हमको ज्यादा सुनेंगे, तो क्या टिकट साइज है, जो कितने पैसे मतलब चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम, और उसमें क्या मिल सकता है वहां? जैसे हम कॉन्डो की बात करें तो स्टूडियो की स्टार्टिंग टिकट साइज ऑलमोस्ट 200 से है, ठीक है। गोज अप टू लाइक 400 फॉर 2 बेडरूम अपार्टमेंट। और अगर हम टाउन हाउस की बात करें तो वो 700 से स्टार्ट हो जाता है कैनेडियन डॉलर, ठीक है। उस गोज अप टू 1.5 मिलियन। और विलास की बात करें लाइक मेंशन उस तरीके का, तो वो 1-1.5 मिलियन से स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो इट मींस कीमतें जैसे आपने बताई कि 1/3 प्राइसेस है वहां पे, और रेंटल जो है वो रफली हम बोल लें कि 3 गुना है वहां पे। यस यस, तो जैसे यहाँ 2 to 3%, हाँ, यहाँ 2 to 3, वहाँ 10% है। चलो आपके पास 6% मिनिमम चलो पकड़ के चलो, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, गोज अप टू 10% इन ठीक सम है, तो चलो 2 से 3 गुना आप रेंटल है वहां, जो कि यहाँ की, और कीमतें यहाँ से 1/3 है। यस। ओके, और ये बताएं कि भी प्रोडक्ट जो हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट उस मार्केट में अवेलेबल, और कौन सा प्रोडक्ट है जो वो ज्यादा बिकता है? अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको किस तरह का प्रोडक्ट चूज करना चाहिए? वो इन्वेस्टर्स की एपेटाइट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम दुबई की बात करें तो वहाँ पे 3 मास्टर डेवलपर हैं। एक तो एमआर, ठीक है। एमआर की स्पेशलिटी है हाई राइज की। फिर आ जाता है नखील, तो जो पाम जुमेरा है या वाटर में जितने भी आइलैंड बनाने हैं, दैट इज स्पेशलिटी ऑफ नखील। फिर आ जाता है सिटी प्रॉपर्टीज या फिर ये आपका मिराज वगैरह, दुबई प्रॉपर्टीज बेसिकली। तो ये लोग सिटी वॉक वगैरह इन्होंने बनाया हुआ है। फिर आपके दूसरे डेवलपर आ जाते हैं जो बड़ी बड़ी टाउनशिप बना रहे हैं। तो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आपका 2 लाख डॉलर से स्टार्ट होके गोज अप टू 20 मिलियन डॉलर, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। आप अगर पाम जुमेरा में जाएंगे, पाम जेबल अली में जाएंगे, तो वहाँ पे स्टार्टिंग ही आपकी 10 मिलियन CAD से है। और अगर आप छोटी जगह जाएंगे जैसे फुरजान वगैरह अपकमिंग एरिया है, दुबई साउथ है जो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, वहाँ पे $500 पर स्क्वायर फीट के रेट पे आपको अच्छा कुछ मिल सकता है अपार्टमेंट। और दूसरा, जैसे कुछ छोटे डेवलपर हैं, ये तो चलो आप डेवलपर नहीं, बिल्डर्स की बात कर रहा हूं मैं, जैसे छोटे बिल्डर हैं कोई, अगर उनके साथ बंदा डील करता है तो कोई रिस्क है उसमें किसी भी किस्म का टू इन्वेस्टमेंट? नहीं, मतलब जो कमिटमेंट्स हैं, जहाँ कहने का मतलब कि अगर कोई दुबई में इन्वेस्टमेंट करता है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखो दुबई में ऑफ प्लान बोलते हैं, जैसे यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन जो हम बोलते हैं वो ऑफ प्लान बोलते हैं। तो ऑफ प्लान में क्या होता है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट में आपका उकूत रजिस्टर हो जाता है। वो काइंड ऑफ क्या हो जाता है? उकूत बोलते हैं उसको, ठीक है। वो काइंड ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका। जब आपका हैंडओवर होता है तो आपका दुबई लैंड डिपार्टमेंट में वो आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है। तो रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है और आपका जो एग्रीमेंट पे जो चीजें हैं, दैट बिल्डर हैव टू फॉलो, दैट बिकम्स बाइंडिंग ऑन द बिल्डर। यस, ठीक है, और जो पैसा कोई इन्वेस्टर्स देता है बिल्डर को,
ठीक है, वो पैसा बिल्डर के अकाउंट में जाता है या वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है और वो सेफ होता है पैसा? आफ्टर 2014 जब से रेरा उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तब से एस्क्रो अकाउंट कर दिया उन्होंने। ठीक है। ठीक है, तो जो भी पैसा जाएगा वो एस्क्रो अकाउंट में जाएगा बेसिकली। और वो पैसा रिलीज होगा बिल्डर को? रिलीज नहीं होता है, दैट विल बी रिलीज्ड टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि उससे दूसरा प्लॉट खरीदिए जो पहले होता था। ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन इंडिया में थी जैसे, तो अभी ऐसा नहीं है, एस्क्रो इंडिया में भी आ गया है, तो दुबई में भी है। तो अगर हम बात करें किसी भी किस्म का कोई रिस्क एसोसिएटेड है कि कोई रिस्क नहीं है, मतलब आंख मूंद के किसी से भी कुछ भी ले लेना चाहिए? नहीं, आंख मूंद के तो कुछ भी नहीं लेना चाहिए। देखो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आप देखते हो कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर किस डेवलपर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका प्रोफाइल क्या है, फिर वो आपको ऑफर क्या कर रहा है, वो भी बहुत मैटर करता है। नहीं, वो तो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट रहे ही, नो डाउट, किसी भी इन्वेस्टमेंट के रहते हैं। मेरा सिर्फ रिस्क एसोसिएटेड किस बेस से है कि आपने कोई डिपॉजिट दिया, ठीक है, कोई चीज उसमें लिखी, वो कल को फुलफिल होगी या नहीं होगी। मतलब एक होता है ना कि पहले दिमाग में कहीं ये रहना यार भी हम जिसके साथ डील कर रहे हैं पता नहीं कैसा है, सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो जैसे कनाडा की मार्केट में यहाँ आप डील करते हो, पहले दिमाग में ये रहता है कि यार बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, ये पूरा करेगा नहीं करेगा, कमीशन देगा नहीं देगा, ठीक है। कई बिल्डर ऐसे भी हैं कि जो कीमतें बढ़ गई उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया। अब किसी ने पैसा डाला है वो ये सोच रहा है कि इसके रिटर्न आएगी, और कई रिसीवरशिप में चले गए, बैंकरप्सी फाइल कर दी। वो कुछ भी हुआ, जो इन्वेस्टर उसको तो लॉस झेलना पड़ा ना। जो रियल्टर है उसने मार्केटिंग पे भी पैसा स्पेंड किया, उसने मेहनत भी किया, एंड में उसको मिला कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्लोज ही नहीं किया तो उसको कुछ नहीं मिला रियल्टर को। दुबई में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन मामले में। जैसे आप कोई भी प्लॉट लेते हैं, ठीक है, तो विद इन अ ईयर यू हैव टू टेक अप्रूवल एंड स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर जो डिलीवरी आपकी टाइमलाइन है, यू हैव टू फुलफिल दैट डिलीवरी टाइमलाइन। फिर आपका जो एग्रीमेंट में जो बाइंडिंग है वो डेवलपर पे भी है एज वेल एज इन्वेस्टर पे भी है। ठीक है। तो जैसे इन्वेस्टर भी कई बार क्या करते हैं कि अगर मार्केट नीचे चला गया तो भाग जाते हैं, नहीं कराते हैं। सही है। तो उस केस में भी इन्वेस्टर पे पेनल्टी है। लेट्स से दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं कि डेवलपर ने प्राइसेस ऊपर चली गई और नहीं बनाया, तो डेवलपर पे भी पेनल्टी है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप रूल फॉलो नहीं करोगे, आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो भी आपकी बाइंडिंग है। देखो रूल्स तो यहाँ भी हैं, बट सिस्टम में लूप होल है, बैंकरप्सी फाइल कर दी, लीगल सिस्टम है, हर इंडिविजुअल बंदा उतना कॉस्टली सिस्टम फॉलो नहीं कर सकता। तो वो इन्फोर्समेंट जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे, गवर्नमेंट पे होती है, क्योंकि आम इंसान ये सारी चीजें नहीं कर सकता। आम इंसान तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट तक रिव्यू नहीं करवाते। तो वो आम मेजॉरिटी लोग जो भोले वाले लोग होते हैं, वो ठीक है कि उसको बोल दिया, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो इसीलिए मेरा बार बार पूछने का मतलब यह है कि अगर पीस ऑफ माइंड हो, ठीक है, आपने अपना बिल्डर अच्छा चूज कर लिया, लोकेशन अच्छी चूज कर ली, बट आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। इन्वेस्टमेंट तो सेफ है दुबई में, क्योंकि जो भी आपकी लीगल बाइंडिंग है वो रहेगी। और नॉर्मली वहाँ पे ऐसे स्कैम या फेक चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि लोग डरते हैं बहुत वहाँ के रूल्स को। इवन आपका वॉलेट भी अगर गिर गया हो, हम लोगों के साथ भी कई बार हुआ, हमारा वॉलेट कहीं छूट गया, फोन कहीं छूट गया, तो हमें मिल गया, वो वहीं के वहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी ने वो चोरी कर लिया। तो इट मींस इन्फोर्समेंट जो है बड़ी स्ट्रांग है। लोग डरते हैं, अगर कुछ भी हुआ तो वो डिपोर्ट होंगे, जेल में भी जा सकते हैं। तो अगर कोई बंदा इस लेवल तक जाके क्राइम को करना चाहता है तो कोई कहीं पे भी कर सकता है, ठीक है। बट अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, वो इन चीजों से दूर ही रहते हैं। अपॉर्चुनिटी वर्सेस कॉस्ट एनालिसिस होती है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है दुबई में काम करने की, कॉस्ट क्या है कि दुबई से आप निकल ही ना पाओ या दुबई में फिर आ ना पाओ, दो ही सिनेरियो होंगे। तो वो फिर लोग उसको डरते हैं कि यार चुपचाप से सीधे सीधे रास्ते से जो चीजें हो सकती हैं, तो क्यों अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करना। चलो हम इसको ज्यादा लंबा नहीं करते पॉडकास्ट को। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो दुबई का मार्केट है वो कैनेडियंस एंड यूएस इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है? दे शुड गो फॉर इट और नॉट? कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो पहले ही आप चीज देखते हो ग्रोथ, क्या वो कैनेडियन यूएस मार्केट में है जो दुबई में आपको मिल रही है। मेरे हिसाब से दुबई में है, ठीक है। सेकंड है आपकी रेंटल इनकम, ठीक है, तो मुझे लगता है दुबई में ज्यादा रेंटल इनकम है, ठीक है। तीसरी जो एलटीवी के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार टेनेंट आपको किराया नहीं देता है, तो आपका पैसा ब्लॉक तो नहीं होगा, वो दुबई में बेटर है। फिर आपका आ जाता है इंटरेस्ट रेट फैक्टर, जो अभी हाई है, ऑल टाइम हाई है और ये रहने वाला है, तो ग्रोथ तो नहीं होनी है, इनफैक्ट आप इंटरेस्ट पे करते रहोगे।
फिर प्रॉपर्टी मेंटेनेंस जो भी होती है, फिर प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। तो ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे इफ यू सी आफ्टर 3 इयर्स और 5 इयर्स डाउन द लाइन कि आपने 100K इन्वेस्ट किया और आपका 100K का 90K हो गया, तो व्हाट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन दुबई? वहां जाओ, 100K एटलीस्ट 150 तो हो रहा है आपका 5 साल बाद। तो वो ज्यादा मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है वर्सेस नॉर्थ अमेरिका। एक क्वेश्चन लास्ट और मेरे दिमाग में आ गया जाते जाते, जो जैसे कनाडा में जो बिल्डर्स हैं, जो लैंड डेवलपर्स हैं, क्योंकि देखो जब चीज़ें स्लो हो रही हैं तो डेफिनेटली उनको भी कुछ नई मार्केट्स चाहिए, पैसा तो हर किसी ने बढ़ाना, काम तो करना ही है। तो कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, दुबई में भी हैं जैसे? ऑब्वियसली, जैसे यहाँ पे ग्रोथ होती है, जैसे एक प्लॉट पे लोगों ने मल्टी स्टोरी कॉन्डो बना दिया, वैसे वहाँ भी होता है। किसी को अगर टाउनशिप डेवलप करनी है तो बड़ा लैंड पार्सल भी वो ले सकते हैं आउटस्कर्ट्स में। तो अपॉर्चुनिटीज तो डेवलपर के लिए भी हैं, और कई जगह से अभी जो इंडिया से हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मूव कर रहे हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। दुबई में भी काफी, यूके से भी बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो है, क्योंकि देखो अगर इन्वेस्टर आ रहा है तो डेवलपर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो आपके पास इस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं? अगर कोई डाउन द रोड हमको जरूरत पड़े तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन ब्रिंग अस दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑन द टेबल। हाँ, अगर किसी को प्लॉट है, लैंड पार्सल लेना है, तो है कुछ लोग जिनसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, वो आपको हेल्प करेंगे। और पूरा प्रोसेस में एंड टू एंड कैसे आपको चीजें करनी है, तो उसमें शुरू से लेके मतलब सेल्स तक का पूरा प्रोसेस जो है वो उसको आप चैनलाइज करोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे लोगों के दिमाग में था कि दुबई पहले लीज होल्ड था, ठीक है, ओके, अब पूरा फ्री होल्ड होता जा रहा है। तो यू कैन पास योर प्रॉपर्टी टू योर नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली पीछे क्या होता था, जैसे 2 साल पहले तक भी मतलब लोगों से बात करते थे ना, तो वहाँ प्रॉपर्टी, जो लोग वहाँ रहते हैं, दुबई में काम करते हैं, वो प्रॉपर्टी लेने का रुझान नहीं था उनका खुद लेने का, वो रेंट ही करते थे। ये पिछले 2 सालों में बदला है कि लोग अपना खुद का घर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं। अगर हम कोविड की बात करें, जो मेजर ग्रोथ है वो कोविड के बाद है। पहले ग्रोथ था बट उतना ज्यादा नहीं था, हर जगह इंटरनेशनल मार्केट में उतना ज्यादा बज नहीं था। बट कोविड के बाद से जिस तरीके से उन्होंने कोविड को मैनेज किया, लोगों में कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया कि यार दुबई में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, ठीक है, इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियो। ओके। प्लस ये है कि जो फ्री होल्ड करते जा रहे हैं उसकी वजह से लोगों को ये है कि हाँ यार अब ये मेरा घर हो सकता है। पहले सोचते थे कि हम यहाँ कमाएंगे और हम अपने घर चले जाएंगे, सही है। अभी वो अपना उसको घर बना रहे हैं, तो लोग बाई करना स्टार्ट कर दिए जो पहले रेंट पे रहते थे। लॉन्ग टर्म उनके प्लान हो गए। और दुबई में अगर आप देखें तो इंडियंस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ऑलमोस्ट 30% इंडियंस हैं, ठीक है। तो इंडियंस बहुत तेज़ी से मूव हो रहे हैं कहीं से भी जो है। जैसे अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो बहुत सारे लोगों को इंडिया में जाके रहने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो यहाँ पे रहे हैं, बट वो दुबई जाएंगे तो वो फील नहीं करेंगे कि तो दुबई वी कैन से इट्स अ मिक्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, तो सेंटर में आ जाता है और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 2-3 घंटे में आप इंडिया पहुंच जाते हो और आपको इंडिया वाली भी सारी फीलिंग्स आ रही हैं, और कनाडा, यूएस, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ की जो गुड चीजें हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल रही हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ अमेरिका की हैं, बट वहाँ पे आप अपना ड्राइवर भी रख सकते हैं, अपनी मेड भी रख सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी नेक्स्ट लेवल हो सकती है जो इंडिया में होती है। तो उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे हैं। ठीक है, थैंक यू विवेक जी, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी दुबई के बारे में। हम इस क्रम को जारी रखेंगे आगे भी, और कुछ और इन्फॉर्मेशन दुबई के बारे में आपसे लेंगे, क्योंकि बहुत सारा बज है मार्केट में दुबई के बारे में जानने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप आए हुए, आपका इसके रिगार्डिंग बेनिफिट लिया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।